हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुग़ल एम्पायर का अकबर तक बताया था और अब यहाँ अकबर का के बाद जहांगीर का टर्न आता है। जहांगीर जो था ये अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ थी और उससे ही वो सारी एडवाइस लेकर के काम करता था। इसके ही रूल में इंग्लिश ट्रेडर्स आए थे, विलियम हॉकिंस और थॉमस राव, जिनको इसने परमिशन दे दी थी कि वो यहाँ इंडिया में अपना ट्रेड कंटिन्यू रखें। इसके बाद आता है टर्न शाहजहाँ का। जहांगीर की डेथ हो जाती है, सिंहासन की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं उसके बेटों के बीच में। फाइनली जो प्रिंस खुर्रम था वो सक्सेसफुली गद्दी पर बैठता है 1627 में, शहरयार को डिफीट करने के बाद। शहरयार मैंने आपको पीछे भी बताया था कि नूरजहाँ उसको बहुत सपोर्ट करती थी। उनका सन इन लॉ था वो, नूरजहाँ और जहांगीर का। तो इसको शहरयार को ये खुर्रम जो है डिफीट कर देता है और इसको टाइटल मिलता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहाँ का जो राज था वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। बहुत सारे दंगों का वो गवाह रहा। बहुत सारे विद्रोह को उसने दबाया। बुंदेल राजपूत को रिवोल्ट को उसने क्रश किया। अगला रिवोल्ट उसका डेक्कन में था, दक्षिण में 1633 में। वहाँ पर उसने दक्षिण पर अपना कब्जा कर लिया। डेक्कन एरिया में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा उसके अंडर आ गए। और एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, शांति समझौता हुआ जिसमें शाहजहाँ एग्री हो गया एनुअल ट्रिब्यूट लेकर के वहाँ के राजाओं से और उनको उनकी वफादारी के प्रॉमिस के साथ। डेक्कन में विक्ट्री के बाद शाहजहाँ और भी एम्बिशियस हो गया। इट मीन्स कि उसके और भी इच्छाएं बढ़ गई कि वो अपनी जो उसकी टेरिटरी थी उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करे। तो उसने बहुत दूर दूर अपनी आर्मीज़ को भेजा, बल्ख, बदख्शान, सेंट्रल एशिया में। तिमूर की कैपिटल समरकंद को वो चाहता था ऐड करना अपने एम्पायर में। तो ये कैंपेन हालांकि उसकी सक्सेसफुल नहीं रही। उसने एक कैंपेन कंधार में भी भेजी, पर्शिया में, लेकिन वहाँ भी उसको फेल होना पड़ा। यूरोपियन ट्रेडर्स अपना ट्रेड, अपना व्यापार यहाँ पर कंटिन्यू रख रहे थे शाहजहाँ के टाइम में भी। पुर्तगाली, पोर्टुगीज जो थे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था बंगाल में और इंडिपेंडेंट पोजीशन वो एंजॉय कर रहे थे। अब पोर्टुगीज जो थे वो थोड़ी मुश्किलें पैदा करने लगे थे। पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो थोड़ा सा अपनी चलाने लगे थे, तो वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर रहे। तो शाहजहाँ ने उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाया और उसमें वो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद उसने पोर्टुगीज को अपनी शर्तों के हिसाब से काम करवाया। मिशनरीज, मर्चेंट्स, फॉरेन ट्रेडर्स जो इंडिया में विजिट कर रहे थे 16th और 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में भी, उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेवलॉग्स वगैरह छोड़े हैं शाहजहाँ और औरंगज़ेब के रीजन के बारे में, उनके रूल के बारे में। तो उसमें कुछ हैं, ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर बर्नियर ने लिखा है, ट्रेवल्स इन इंडिया ट्रेवेनियर ने लिखा है, स्टोरिया दी मोगोर ये मनुकी ने लिखी हैं। ये ट्रेवलॉग्स हैं जो उस समय ये लोग जब ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने जो देखा, जो समझा, वो इन्होंने राइट डाउन कर दिया अपनी बुक्स में। बर्नियर के अकॉर्डिंग शाहजहाँ एक स्ट्रॉन्ग, टफ और कैपेबल रूलर था और अपनी फैमिली के लिए वो फादर की तरह था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कैंपेन वेल प्लान्ड होते थे। शाहजहाँ ने उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था आर्किटेक्चर में। उसने एक शानदार ताजमहल बनवाया आगरा में। एक न्यू सिटी बनवाई शाहजहानाबाद, जिसको उसने अपनी कैपिटल बनाया। हालांकि मुगल एम्पायर का, मुगल डायनेस्टी का कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं पता चलता, कोई क्लियर नहीं था। तो 1657 में शाहजहाँ बीमार हो जाता है। उसके बाद उसकी डेथ से पहले ही उसके बेटों में दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब, उसके 4 बेटों के बीच में गद्दी के लिए लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। 1658 में औरंगजेब बैठता है सिंहासन पर और अपने भाइयों को हराने के बाद, और उसका जो मेन राइवल था दारा शिको उसको किल कर देता है, मार देता है। वो अपने फादर शाहजहाँ को प्रिजनर बना देता है आगरा फोर्ट में। आगरा के किले में उसको बंदी बना के रखता है अपने फादर को। उसके बाद वो सिंहासन पर बैठता है, खुद क्राउन करवाता है अपने आप को और शाहजहाँ की डेथ हो जाती है 1666 में। औरंगजेब की बात करें तो ये 58 में उसने थ्रोन संभाला और 1707 तक इसका रूल रहा।
औरंगजेब को टाइटल दिया जाता है आलमगीर का, मीन्स कॉन्क्विरर ऑफ द वर्ल्ड। वो लास्ट था मुगलों में, उसने 49 ईयर्स तक रूल किया। उसके इतने लंबे टाइम में मुगल एम्पायर अपनी लार्जेस्ट साइज में पहुंच गई और लगभग उसने पूरी इंडिया को कवर कर लिया। औरंगजेब जो था ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा था और ये गॉड फियरिंग मुस्लिम था। ये सिंपल लाइफस्टाइल में रहता था और इसको डिस्क्राइब किया जाता है एक लिविंग सेंट के रूप में, जिंदा पीर कहा जाता है इसको, जीता जागता है संत। औरंगजेब कभी भी महंगे कपड़े नहीं पहनता था, ना ही कभी वो सोने चांदी के बर्तन यूज़ करता था। वो हमेशा फेवर में रहता था मनी, वो कभी भी इस फेवर में नहीं रहता था कि वो कोई भी मनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए शाही खजाने से ले। वो कुरान की कॉपियाँ बनाया करता था और कैप्स सिला करता था और उनको बेचता था। अपने पर्सनल यूज़ का खर्चा वो इस तरह निकालता था। औरंगज़ेब का जो रीन था वो उस दंगों के रूप में जाना जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में औरंगज़ेब ने अपना लैंड टैक्स बढ़ा दिया, 1/3 से 1/2 पे आ गया वो प्रोड्यूस के। जाट्स जो थे आगरा मथुरा रीजन के, जो बुंदेल्स थे, इन्होंने इसके खिलाफ लैंड टैक्स बढ़ाने को लेकर के दंगे कर दिए। अकबर की तरह इसकी जो पॉलिसी थी राजपूतों के साथ वो फ्रेंडली नहीं थी। अकबर एक फ्रेंडली पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा था राजपूतों के लिए, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं था, इनटॉलरेंस था। तो ये राजपूत स्टेट्स जो थी मारवाड़ और मेवाड़, उनके अफेयर्स के बीच में इंटरफेयर करने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि जो रिलेशनशिप चली आ रही थी राजपूतों से वो अब चेंज हो गई। राजपूत जो अब तक लॉयल हुआ करते थे वो रिवोल्ट करने लगे। औरंगज़ेब ने मोस्टली अपनी लाइफ का जो टाइम, अपने रूल का जो टाइम बिताया, वो ज़्यादातर वो उसने इस तरह के विद्रोहों को क्रश करने में ही लगा रहा। लेकिन उसके लंबे टाइम में मराठा जो था वो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट रहे इसके मराठे, और शिवाजी उनका लीडर था। डेक्कन पॉलिसी की बात की जाए, औरंगज़ेब ने अपने लास्ट 24 ईयर्स डेक्कन में ही बिताए और बीजापुर और गोलकुंडा को वो सक्सेसफुली अपने अंडर लेने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन शिवाजी को झुकाने में वो अनेबल रहा और उसके सक्सेसर्स को। रिजल्ट ये हुआ कि मराठा स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई और उसका लंबे टाइम नॉर्दर्न इंडिया से गायब रहना वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़जाने को कमज़ोर बना देता है। इस तरह से ये जो कॉन्क्वेस्ट थी मुगल्स जो कर रहे थे मराठाज के साथ, इसमें उसका बहुत खजाना खाली हो गया। हालांकि औरंगज़ेब ने इन सबको कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहा। उसने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी इन बेकार की वॉर्स में लगा दिए, फ्रूटलेस चीज़ों में उसने लगा दिया। एज अ रूलर उसका कोई अपना विज़न नहीं था। उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइन करने में, ख़त्म करने में। उसका री इंट्रोडक्शन जजिया जो था वो बीच में हटा दिया गया था, उसने फिर से इस टैक्स को दोबारा लगा दिया, जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो गया। दूसरा रीज़न है उसकी अनपॉपुलरिटी जो रही वो उसकी इनटॉलरेंस पॉलिसी की वजह से रही। वो एक कट्टर इस्लामी था। औरंगज़ेब ने हिस्टोरियंस को और राइटर्स को अपने दरबार में संरक्षण नहीं दिया, पैट्रनाइज नहीं किया, लेकिन इंफॉर्मेशन उसके रीज़न की अवेलेबल है। कुछ वैल्यूएबल बुक्स हैं। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। नुस्खाए दिलखुशा ये भीमसेन ने लिखी है। फतूहत आलमगिरी ईश्वरदास ने लिखी है। औरंगज़ेब के सक्सेसर वीक थे, करप्ट थे और इनएफिशिएंट थे। रूलर्स कंट्रोल में आ गए, जो नोबल्स का प्रभाव था, दरबारियों का प्रभाव था, उनके कंट्रोल्स में आ गए। तो अब ऑल ओवर मुगलों की बात की जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, एम्परर की जो पोजीशन थी वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थी? ये सेंट्रल एशियन, इंडियन और पर्शियन सिस्टम्स का एक ब्लेंड था, एक मिक्सचर था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो मुगल डायनेस्टी का था वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का। सेंटर में मुगल स्टेट जो थी उसका सेंटर जो था वो एम्परर था, पूरी तरह से पावरफुल था वो। और इम्पोर्टेंस ये है कि उसकी जो नोबलिटी थी या उसकी जो रूलिंग का एक तरीका था वो सबसे अच्छा था। मुगल एम्परर दो प्राइमरी उसकी ड्यूटी होती थी, जहांबानी और जहांगीरी। मतलब स्टेट का प्रोटेक्शन करता था और अपनी स्टेट को बढ़ाता था, अपनी एम्पायर को बढ़ाना राजा का काम होता था। इसके साथ साथ
एम्परर जो था वो हेड होता था स्टेट का, लॉ मेकर होता था, चीफ एग्जीक्यूटिव और कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, फाइनल डिस्पेंसर था जस्टिस का। लेकिन इस सब से भी ज़्यादा एम्परर जो था वो सपोर्ट करता था नोबल्स को और मिनिस्टर्स को, और फाइनल अथॉरिटी जो थी वो एम्परर के ही साथ थी। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स थे वो हेल्पफुल थे इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस में, प्रजा की भलाई के लिए। इस तरह से एम्परर जो था वो प्रॉस्पेरिटी लाने वाला, गौरव को बढ़ाने वाला पॉलिटिकल और सोशल लेवल्स पे हुआ करता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बाबर और हुमायूं जो थे उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ था, काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन इन लोगों ने चलाई। रिजल्ट ये रहा कि वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाए एडमिनिस्ट्रेशन को, सिस्टम को। अकबर के टाइम में शुरू हो गया ऑल राउंड डेवलपमेंट एम्पायर का, और रिजल्ट हुआ एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसने इंट्रोड्यूस किया। ऑफिशियल्स की बात करें तो एम्परर जो था वो किंग था, वजीर प्राइम मिनिस्टर, दीवान हेड हुआ करता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, मीर बख्शी मिलिट्री इंचार्ज को कहते थे, खाने समन ये रॉयल हाउस होल्ड के नीड्स को अटेंड करता था, सदर ये मेंटेन करता था रिकॉर्ड्स को, जो ग्रांट्स जो डोनेशंस दी जाती थी उनके एम्परर के द्वारा, काजी चीफ जज को कहा जाता था। प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो एम्पायर जो थी वो डिवाइड थी प्रोविंसेस में, जिनको सूबा कहा जाता था। हर एक सूबे का हेड जो होता था या देखभाल जो की जाती थी वो सूबेदार के द्वारा की जाती थी। गवर्नर उसको सूबेदार कहा जाता था, जो आज गवर्नर होते हैं। इसका इम्पोर्टेंट लिंक होता था एम्परर और प्रोविंस के बीच में। हर एक प्रोविंस या सूबा जो था वो भी डिवाइड होता था डिस्ट्रिक्ट में, या जिसको सरकार कहा जाता था। हर डिस्ट्रिक्ट या सरकार जो थी वो डिवाइड थी परगनाज में, और हर परगना आगे जाके डिवाइड होता था विलेजेस में। विलेज सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। कोतवाल इंचार्ज होता था टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसका सिविल और साथ साथ पुलिस ड्यूटीज हुआ करती थी। वो क्रिमिनल्स को पकड़ता था और मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर का, मुगल आर्मी में पैदल, घुड़सवार, हाथी पर, इस तरह से जो काफ़ी सारी सेना हुआ करती थी। मीर बख्शी इंचार्ज था आर्मी का, वो रिस्पॉन्सिबल होता था सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए, उनका जो हुलिया होता था उसको मेंटेन करने के लिए, और हॉर्सेस को ब्रांड करने के लिए, एलिफेंट्स को भी। और साथ साथ वो आर्मी को कमांड करता था जहाँ भी ज़रूरत होती थी। वो लुक आफ्टर करता था आर्मी के लिए सप्लाई चीज़ों की, और सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी उसके द्वारा। मीर बख्शी जो था वो डिप्टी होता था मनसबदार का, जिनका काम होता था पैलेस की सिक्योरिटी करना, और उनको हर दिन चेंज किया जाता था। इसके अलावा मिलिट्री एडवाइज़र भी होता था वो एम्परर का। मीर आतिश और दरोगाए तोपखाना, ये इंचार्ज होता था शस्त्रागार का एम्परर की। दरोगाए डाक चौकी, ये हेड होता था डिपार्टमेंट का स्टेट की। ये कलेक्ट करता था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग मिनिस्टर्स के से जो अपॉइंट किए जाते थे प्रोविंसेस में या कहीं भी, और एम्परर को इन्फॉर्म करता था, राजा के पास इंफॉर्मेशन भेजता था हर इम्पोर्टेंट अफेयर के बारे में जो एम्पायर में चल रही थी। मनसबदारी सिस्टम, मनसब मतलब एक पोजीशन या एक रैंक। मनसबदार वो पर्सन जो किसी मनसब को होल्ड करता। अकबर ने ऑर्गेनाइज किए अपने नोबिलिटी को और आर्मी को मनसबदारी सिस्टम। ये सिस्टम हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब अगर एक मनसबदार की डेथ हो जाती है तो जागीर जो है किसी और को दी जाती थी। इस सिस्टम के अंडर ग्रेडिंग जो थी वो यूज़ की जाती थी मुगलों के द्वारा इस तरह से, रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 रैंक्स होती थी, जात एंड सवार। रैंक जो थी सैलरी की वो डिटरमाइंड होती थी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको कहा जाता था जात। जात रैंक फिक्स्ड होती थी पर्सनल स्टेटस और इनकम के अकॉर्डिंग, और इसमें कुछ सोल्जर्स उसके अंडर आते थे। जितनी हाई जात होती थी उतनी ज़्यादा सैलरी और पर्सन का स्टेटस। सवार, इसका मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस या पैदल सेना जो मनसबदार मेंटेन किया करते थे। मनसबदार लॉयल हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, और एम्परर जो था उनके थ्रू ही कंट्रोल करता था एम्पायर को। उनकी सैलरी
कैश में फिक्स होती थी। हालांकि उनको जागीर दी जाती थी मेंटेन करने के लिए अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चों। रेवेन्यू जो मिलती थी जागीर से या लैंडेड एस्टेट से, वो इनकम होती थी मनसबदार की। मनसबदार इस मनी को यूज़ करता था अपने सोल्जर्स को पे करने में और हाउस होल्ड को मेंटेन करने में। मनसबदार पर्सनली चूज़ किया जाता था एम्पर के द्वारा, और इसको प्रमोट, डिमोट या फिर ट्रांसफ़र करने का राइट भी एम्पर के पास ही होता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की लार्ज एम्पायर को सस्टेन करने में मुगल एम्पर को ज़रूरत होती थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। इसके लिए वो 2 रेवेन्यू सोर्सेज लगाते थे, लैंड और ट्रेड। मोस्ट रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए एम्पर अकबर के द्वारा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें राजा टोडरमल को बनाया गया लैंड रेवेन्यू का इंचार्ज, और ये सिस्टम टोडरमल बंदोबस्त कहलाता था। इसके अंदर लैंड को मेज़र किया जाता था टाइम टाइम पे, उसकी फर्टिलिटी चेक की जाती थी और कैटेगराइज किया जाता था उसको गुड, एवरेज या बैड में। टोडरमल ने एक बैम्बू रीड रॉक के द्वारा वो मेज़र करवाता था टाइम टाइम पर, सर्वे हुआ करते थे। तो इस तरह से जब हार्वेस्ट का टाइम होता था, विलेज हेडमैन जिसको मुकद्दम कहा जाता था, वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, और जो कैश होता था या रिसिप्ट, जो कैश होता था उसको वो रिसिप्ट देता था उनको, और पूरा अमाउंट स्टेट ट्रेजरी में जमा कराता था। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की बात करते हैं तो मुगल कोर्ट जो था वो सेरेमोनियल कोर्ट था। वहाँ एम्पर हेड होता था, जैसे कि पीछे भी बताया था, और जो इम्पोर्टेंट नोबल्स होते थे वो एम्पर के आसपास बैठते थे। ऑडियंस के लिए 2 हॉल होते थे, दीवाने खास मतलब ये प्राइवेट ऑडियंस था, यहाँ पर नोबल्स बैठते थे, और दीवाने आम, यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक अपनी बात लेकर आती थी। 17वीं सेंचुरी में मुगल कोर्ट ने डिवीज़न देखा, ऑर्थोडॉक्स और लिबरल्स। लिबरल ग्रुप जो था वो पावरफुल था जहांगीर और शाहजहां के टाइम में, जबकि ऑर्थोडॉक्स ग्रुप डोमिनेंट हो गया औरंगज़ेब के टाइम में। एग्रीकल्चर, खेती जो थी उस समय पर वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी, और लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स थी रेवेन्यू की, टैक्स की, लगान की। हालांकि सभी रूलर्स ट्राई कर रहे थे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लैंड की, और जो किसान होते थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कल्टीवेट करने को कहा जाता था। इस तरह से इस काम को करने के लिए वो टैक्सेस वगैरह में भी कंसेशन देते थे और सक्सेसफुली, ताकि वो किसान इसको कर पाएँ। पीजेंट्स को 1/3 देना होता था अपने टोटल प्रोड्यूस का, और बाद में इसको हाफ कर दिया गया। अगर वो पीजेंट उस ज़मीन से उतना कल्टीवेट नहीं कर पाया तो रेवेन्यू उसको देना ही होता था। ये डिमांड्स जो बढ़ती जा रही थी रेवेन्यू की, इससे बहुत सारे पीजेंट अब लैंडलेस होने लगे थे और वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। इस कैटेगरी में पुअर और लैंडलेस पीजेंट जो थे वो वर्क करने लगे दूसरों की ज़मीनों पर, ज़मींदारों के अंदर। उनको कैश दिया जाता था उनके हार्ड वर्क के बदले में लैंड की। दैट्स ऑल।